हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल शिक्षा कॉर्नर में। आज वीवीयू के छात्रों का जो सेमेस्टर 5 में है, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है, ठीक है, बीए के, उनका आज एग्जाम है डीएसी 2 पेपर बी का, ठीक है। और उसमें जो टॉपिक है संसदीय बनाम अध्यक्षीय शासन प्रणाली, इसको एक साथ पढ़ेंगे। वैसे तो ये टॉपिक को अलग अलग पढ़ना है, लेकिन एक साथ ही पढ़ेंगे और 5-10 मिनट का ये वीडियो होगा और आपकी ये पूरी टॉपिक पूरी अच्छी तरह से कवर हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर वीडियो पे आप अभी आए तो पहले वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और क्योंकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी आगे आने वाली। इससे पहले मैंने महिलाओं की भूमिका और लोकतंत्र की प्रकृति, भारत में जो लोकतंत्र की प्रकृति, उस पर वीडियो बना दिए हैं, आप उसे भी जाके चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पढ़ना है संसदीय शासन प्रणाली और उसके बाद पढ़ना है अध्यक्षीय शासन प्रणाली, ठीक है। तो मैं आपको संसदीय और अध्यक्षीय शासन प्रणाली को एक साथ बताऊंगा। तो संसदीय प्रणाली के बाद हम अध्यक्षीय प्रणाली के साथ उसकी तुलना करके दोनों का अध्ययन कर सकते हैं एक साथ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि संसदीय प्रणाली होती क्या है। कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका शक्तियों के पारस्परिक संबंधों के आधार पर संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के बीच अंतर किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर दो टर्म है, एक कार्यपालिका है, एक व्यवस्थापिका है, और ये दोनों की अपनी अपनी शक्तियाँ होती है, और इन शक्तियों के अंतर के आधार पर हम बता सकते हैं कि ये संसदीय प्रणाली है या तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, ठीक है। अगर ये दोनों के में घनिष्ठ संबंध होता है, जिस राजनीतिक व्यवस्था में इन दोनों शक्तियों के बीच में घनिष्ठ संबंध होता है, तो ये संसदीय शासन प्रणाली कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि इन दोनों शक्तियों के उस घनिष्ठ संबंध से ही संसद का निर्माण होता है, ठीक है। तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका जब एक साथ काम करती है, ठीक है, तो वहाँ पे संसद का निर्माण होता है, और उस शासन प्रणाली को संसदीय शासन प्रणाली कहा जाता है या संसदीय शासन पद्धति कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। और अगर इसका विपरीत होता है, अगर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों अलग अलग कार्य करते हैं, ठीक है, तो उसको अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहा जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का दोनों का क्षेत्र अलग अलग होता है, लेकिन जबकि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का क्षेत्र अंतर क्रियाओं पर निर्धारित होता है, मतलब दोनों एक साथ काम करते हैं, ठीक है। अब आता है संसदीय शासन प्रणाली को कैबिनेट, संसदात्मक, मंत्रिमंडलात्मक अथवा उत्तरदायी शासन के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग कैबिनेट शासन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो कैबिनेट शासन इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत कार्यपालिका शक्ति किसी एक व्यक्ति में निहित न होकर एक समिति या कैबिनेट में निहित होती है, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि कार्यपालिका शक्ति एक व्यक्ति में नहीं रहेगा, बल्कि कहाँ रहेगा, एक समिति या कैबिनेट में पूरा कार्यपालिका शक्ति दी जाएगी, ठीक है, कार्यकारी शक्ति। अब आता है संसदात्मक या संसदीय शासन इसे क्यों कहा जाता है। तो संसदात्मक या संसदीय शासन इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका का केंद्र जो होता है वो संसद होता है, ठीक है। हमारा व्यवस्थापिका हमारी सरकार में, कार्यपालिका का केंद्र क्या है, संसद ही है। ये संसद दोनों शक्तियों को नियंत्रित करती है, ठीक है। संसद जो है वो कार्यपालिका को भी नियंत्रित करेगी और व्यवस्थापिका को भी नियंत्रित करेगी। इसे उत्तरदायी शासन इसलिए कहा जाता है कि कार्यपालिका अपने हर कार्य के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर हमारी कार्यपालिका मतलब मंत्रिमंडल या ये देश की कोई भी संस्था अगर कोई कार्य करती है, तो उससे वो क्या होती है, व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। व्यवस्थापिका जो नियम बनाती है, ये बनाती है, उसके प्रति वो उत्तरदायी होती है। अगर नहीं निभाने की स्थिति में, अगर वो अपना नियम सही से नहीं निभा पाती है, तो व्यवस्थापिका को कार्यपालिका को हटा देने का अधिकार भी है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे अर्थ और परिभाषा। तो यहाँ पर मैं दो डिफिनेशन लूंगा और दो डिफिनेशन ही आपको लिखना, इससे ज़्यादा लिखना नहीं है। तो ये सबसे पहला डिफिनेशन जो है कार्टर एवं हर्ट्ज के अनुसार, ठीक है, ये बहुत सिंपल डिफिनेशन इसने दिया है कि संसदीय प्रणाली सरकार के कार्यपालिका और व्यवस्थापिका अंगों के अंतर शासन पर आधारित है। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि ये जो संसदीय प्रणाली है वो सरकार के कार्यपालिका और व्यवस्थापिका अंगों के अंतर शासन पर आधारित है, मतलब दोनों के एक साथ शासन पर आधारित है, ठीक है। अब एक और डिफिनेशन आप यहाँ से लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग के विचार के अनुसार। इसका सार यह है कि अंतिम विश्लेषण में मंत्रिमंडल संसद की एक समिति है। मंत्रिमंडल जो है वो एक संसद की एक समिति है और लोकतंत्र की प्रगति के साथ साथ लोकप्रिय सभा की समिति बन जाने की प्रवृत्ति रहती है, ठीक है। तो ये दो डिफिनेशन आप लिख सकते हैं। अब आता है विशेषताएं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें कम से कम 10 पॉइंट है और 10 पॉइंट को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, और ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे और पूरा वीडियो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे व्यवस्थापिका संसद बन जाती है। कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका दोनों के संयोजन से बनी हुई एक नई संस्था होती है जिससे संसद का जन्म होता है, ठीक है। जब कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों का संयोजन होता है, दोनों का गुणों को मिलन होता है, तब क्या होता है, एक नई संस्था का जन्म होता है जिसको संसद कहा जाता है, और जो ना तो पूरी तरह व्यवस्थापिका है और ना ही कार्यपालिका ही रहती है, ठीक है।
बल्कि दोनों की नियंत्रक होती है। मतलब जो ये संसद है वो कार्यपालिका को भी कंट्रोल करती है और व्यवस्थापिका को भी कंट्रोल करती है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। कार्यपालिका दो भागों में विभक्त रहती है। कार्यपालिका सबसे पहले एक नाम मात्र है जिसको ध्वज मात्र बोला जाता है, या दूसरा वास्तविक अर्थात राजाध्यक्ष बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, विभक्त होता है। ठीक है, अब मंत्रिमंडल का यहाँ एक बात कहा गया कि मंत्रिमंडल जो होता है उसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। तो उसी टॉपिक को सबसे पहले आगे पढ़ेंगे हम लोग कि राज्य के अध्यक्ष द्वारा सरकार के अध्यक्ष की नियुक्ति। तीसरा पॉइंट जो है वो है राज्य के अध्यक्ष द्वारा सरकार के अध्यक्ष की नियुक्ति। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राज्य के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राज्य के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, जो कि एक औपचारिकता है। ठीक है, क्योंकि संसद के बहुमत प्राप्त दल के नेता ही नियुक्ति प्रधानमंत्री के रूप में होती है। संसद में हमें जो बहुमत दल प्राप्त दल के नेता होते हैं उन्हीं की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, नियुक्ति प्रधानमंत्री के रूप में होती है। शासन का अध्यक्ष जो होता है, शासन का अध्यक्ष कौन होता है, जो भारतीय शासन का अध्यक्ष मंत्रिमंडल का निर्माता, जो उसका संचालक हो और जो केंद्रीय व्यक्ति हो, वही शासन का अध्यक्ष होता है। तो उसी प्रकार जो भारत का प्रधानमंत्री है वो क्या है, वही वास्तव में मंत्रिमंडल का निर्माता है, संचालक है और मंत्रिमंडल को भंग करने वाला भी है। ठीक है, तो मंत्री को बहुत, जो प्रधानमंत्री को बहुत पावरफुल व्यक्ति है वो, और वो बहुमत दल के नेता होने के कारण उसकी नियुक्ति इस पद पर होती है और वही मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। वो क्या करता है, सबसे पहला काम प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। नेता होने के कारण उसकी नियुक्ति इस पद पर होती है और देखिए उसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है। ये मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है, मंत्री के क्या क्या विभाग है उनको वितरण करता है और फिर पुनर्वितरण भी करता है। और अगर प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र दे दे या उसकी मृत्यु हो जाए तो क्या हो जाता है, मंत्रिमंडल पूरी तरह से भंग हो जाती है। ठीक है, समस्त शासन की समस्त शक्तियां भंग हो जाती है और ये स्वाभाविक है कि शासन की समस्त शक्तियां प्रधानमंत्री में केंद्रित होती है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये यहाँ देखिए संसदीय प्रणाली जो है, संसदीय प्रणाली में, ठीक है चलिए, संसदीय प्रणाली में क्या होता है, शासन की समस्त शक्तियाँ किस में होती है, हम तो जानते हैं संसद में होती है, लेकिन शक्तियाँ को संचालन यहाँ पर क्या, प्रधानमंत्री में भी बहुत सारी शक्तियाँ होती है। ठीक है, हो गई। चलिए अब चौथा पॉइंट है मंत्रिमंडल सामूहिक संस्था होती है। ठीक है, मंत्रिमंडल सामूहिक संस्था होती है क्योंकि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से ही व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहता है। ठीक है, क्योंकि मंत्रिमंडल एक पार्टिकुलर व्यक्ति से नहीं। ठीक है, अगर मंत्रिमंडल अगर विध्वंस भी हो रहा है, ठीक है, अगर वो भंग भी हो रहा है तो पूरा मंत्रिमंडल ये भंग होगा। ठीक है, अब आता सदस्य से ही मंत्री का चुनाव। सदस्य से ही मंत्री का चुनाव होता है। मंत्रीगण प्राय संसद सदस्य होते हैं और यदि अपनी नियुक्ति के समय वे संसद सदस्य नहीं होते, ठीक है, अगर उसका जो मंत्रिमंडल का चुनाव होता है उस समय वो संसद सदस्य नहीं होता है, तब क्या होता है, उसको 6 महीने के भीतर उन्हें संसद के सदस्य बनना अनिवार्य हो जाता है। उनको 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य हो जाता है। अब आता है कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी। तो ये जैसा मैंने पहले बता दिया कि कार्यपालिका जो होती है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और अगर उत्तरदायी नहीं हुई, अगर वो अपने कार्य ठीक से नहीं करे तो व्यवस्थापिका को उसको हटाने का भी अधिकार है। ठीक है, चलिए तो 7 पॉइंट है, लोकप्रिय सभा को भंग करने की सलाह मंत्रिमंडल दे सकता है। ठीक है, तो मंत्रिमंडल क्या करता है, मंत्रिमंडल राज्याध्यक्ष को, जो राज्य का अध्यक्ष होता है, उसको लोकप्रिय सभा मतलब संसद का एक सदन, ठीक है, को भंग करने की सलाह दे सकता है। यह 2 कारणों से अनिवार्य है। 2 कारणों से सलाह दे सकता है। अगर पहला कारण संसद के दोनों भागों कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच संघर्ष का समाधान करने के लिए, अगर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में संघर्ष हो जाए, क्या हो जाए, संघर्ष हो जाए, तब वो उसका समाधान करने के लिए वो मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सभा को भंग करने की सलाह दे सकता है। दूसरा पॉइंट, राजनीतिक व्यवस्था में कानूनी संप्रभु तथा राजनीतिक संप्रभु के बीच, मतलब जो लीगल सोवरिन होता है और पॉलिटिकल सोवरिन होता है, उसके बीच में अगर संघर्ष को हल निकालने के लिए भी क्या होता है, ये जो मंत्रिमंडल होता है लोकप्रिय सभा को भंग करने की सलाह दे सकता है। तो ये एक पॉइंट हो गया, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब आता है संसद सर्वोच्च होती है। ठीक है, किसी भी लोकतांत्रिक देश में संसद जो होती है वो सर्वोच्च होती है। संसद इसके संगठकों कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में सर्वोच्च होती है। ठीक है, अब यहाँ पर संसद के संगठक का बात किया गया कि संगठक कौन कौन है, तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के ही अंतःक्रियाओं से वो संसद बना हुआ है। ठीक है, तो हो गया ये। अब संसद 3 महत्वपूर्ण लाभ होते हैं संसद के। सबसे पहले संसद जो होते हैं शक्ति के केंद्र में बनी रहती है। ठीक है, संसद के संगठक जो होते हैं, मतलब जो ये कार्यपालिका और व्यवस्थापिका होते हैं, वो जागरूक होते हैं हमेशा, वो अनुक्रियाशील होते हैं और वो एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, फिर संसद के नियंत्रक भाग जो होते हैं वो नियंत्रित एवं संतुलित होते हैं। ठीक है, और एक और बात यहाँ कही गई कि अनेक संसदीय व्यवस्था इस कारण असफल हो गई है क्योंकि
उसके जो संगठक होते हैं वो अपने आप को सर्वोच्चता का दावा कर देते हैं और संसद को ही मतलब कम बता देते हैं, ठीक है। उस कारण से वो क्या हो जाते हैं, वो असफल हो जाते हैं संसदीय व्यवस्था। कार्यपालिका केवल परोक्ष रूप में ही निर्वाचकों के प्रति उत्तरदायी रहती है, ठीक है। तो हमें थोड़ी देर पहले पढ़ा कि कार्यपालिका जो रहती है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहती है, लेकिन परोक्ष रूप में वो क्या होती है, निर्वाचकों के प्रति उत्तरदायी रहती है। तो इसे कैसे समझते हैं, यहाँ देखिए, इस व्यवस्था में कार्यपालिका को निर्वाचक प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं करते हैं, ठीक है। कार्यपालिका का अस्तित्व संसद पर आधारित है, अतः वह प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति ही उत्तरदायी रहती है, ठीक है। प्रत्यक्ष रूप से तो संसद के प्रति उत्तरदायी रहती है, लेकिन संसद के माध्यम से परोक्ष रूप से निर्वाचकों के प्रति उत्तरदायी रहती है, ठीक है। यह उत्तरदायित्व भी व्यवहारिक रूप में केवल आम निर्वाचन के समय में ही देखने को मिलता है। मतलब जो निर्वाचकों के प्रति उत्तरदायी है वो आम रूप में दिखता है, आम निर्वाचन के समय में ही दिखता है, उसके ज़्यादा वो नहीं दिखता है, ठीक है, वो उत्तरदायित्व। अतः उसका निरंतर उत्तरदायित्व तो प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति ही रहता है, ठीक है। चलिए अब लास्ट पॉइंट है और इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, अध्यक्षीय शासन प्रणाली, ठीक है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली नहीं, सॉरी, संसदीय शासन प्रणाली। राजनीतिक व्यवस्था में संसद सत्ता का केंद्र होती है, जो संसद जो होती है वही सत्ता का केंद्र होती है। संसद ही कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का निर्देशन, निरीक्षक और नियंत्रक होती है, ठीक है। उसी को उस निर्देश देती है, उसी का निरीक्षण करती है और उसी को फिर नियंत्रित भी करती है। इन दोनों का अस्तित्व संसद के प्रसाद पर्यंत होता है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कुछ पॉइंट। राजनीतिक व्यवस्था में सभी शक्तियों का उद्भव जो होता है, जितनी भी शक्तियाँ आती है वो संसद से ही होती है, ठीक है। आप सबको पता है कि जितने भी कानून बिल सब आते हैं वो संसद में ही पारित होते हैं। सभी शक्तियाँ संसद द्वारा प्रतिबंधित और सीमित रहती है। जिन शक्तियों को संसद क्या करती है, प्रतिबंधित भी कर सकती है और सीमित भी कर सकती है। राजनीतिक नीतियों का निर्धारण, वो मंच कौन है, संसद है। सभी महत्वपूर्ण वाद विवाद कहाँ होते हैं, संसद के सभाओं में होते हैं, ठीक है। यह सभी शासन गतिविधियों का आधार कौन होती है, संसद होती है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा पॉइंट उनकी विशेषता कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब कुछ एक ऐसे पॉइंट है जिसे यहाँ देखें, संसदीय व्यवस्था के कई कारकों को प्रभावित कौन करती है, ठीक है। संसदीय व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व जो होते हैं, तो उसमें कुछ पॉइंट है। दलीय व्यवस्था की प्रकृति है, राजाध्यक्ष की निर्वाचन प्रणाली है, ठीक है, और संसद की संवैधानिक स्थिति है, स्पीकर या निष्पक्षता का भाव है, संसद के संगठक भागों के पारस्परिक संबंध है, प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व है, जनसाधारण की राजनीतिक चेतना, राजनीतिक विकास का स्तर, राजनीतिक संस्कृति प्रकृति, ये सब क्या है, ये सब संसदीय व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, ठीक है, किसी न किसी तरह से ही प्रभावित करते हैं। तो अब सीधा सीधा चलते हैं हम लोग संसदीय कार्यपालिका की विशेषताओं की विवेचना करते हुए स्पष्ट करें कि यह अध्यक्षात्मक कार्यपालिका से श्रेष्ठ है। तो अध्यक्षात्मक कार्यपालिका से श्रेष्ठ ये क्यों है, ठीक है, तो क्या क्या होता है इसके अंदर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, मतलब प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को पढ़ने का हम थोड़ा सा यहाँ बता रहे हैं, और ठीक है, उसका सीधा अंतर के माध्यम से हम पूरा दोनों के अंतर बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कि जिस शासन पद्धति में कार्यपालिका संवैधानिक आधार पर व्यवस्थापिका से पृथक होती है, ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्यपालिका जो हो रही है वो व्यवस्थापिका से संवैधानिक आधार पर अलग अलग हो रही है, ठीक है, और वह ना तो उससे ली जाती है और ना अपने कार्यों के लिए उसके प्रति उत्तरदायी रहती है, ठीक है। तो कार्यपालिका यहाँ व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं रहती है, दोनों का एक दूसरे से अलग और स्वतंत्र अस्तित्व होता है। इसे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की डिफिनेशन है, तो गार्नर के अनुसार क्या है कि एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपनी अवधि, शक्तियों और कार्यों के संबंध में व्यवस्था में राज्य का एक प्रधान, एक राष्ट्रपति होता है, और जो निर्वाचकों द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो इसमें जो निर्वाचक जो है वो राष्ट्रपति को क्या होता है, ये प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं और निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ वहाँ पे प्रधानमंत्री श्रेष्ठ था, यहाँ पर क्या है, राष्ट्रपति श्रेष्ठ है, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं इसके मतलब अंतर के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला अंतर है, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका के बीच में घनिष्ठ संबंध रहता है, आप सबको पता है, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में शक्ति पृथक्करण होता है, अवरोध और संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। तो संसदीय प्रणाली आपको क्या कर रहा है, संबंध बता रहा है और ये अलग अलग कर रहा है। अब संसदीय प्रणाली में संसद ही सबसे प्रमुख राजनीतिक संस्था होता है और संसद की सर्वोच्चता को स्वीकार किया जाता है, किंतु दूसरी ओर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में का कोई अंग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका को ऐसी प्रमुखता नहीं दी गई, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि संसदीय शासन प्रणाली में संसद प्रमुख होता है और इसमें कोई भी प्रमुख नहीं होता। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका किसी को भी प्रमुखता नहीं दी गई है।
अब आता है संसदीय प्रणाली में दो प्रकार की ऐसी कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की या संवैधानिक अध्यक्ष या औपचारिक प्रधान का जाता है, और दूसरी वास्तविक जिसको प्रधानमंत्री कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आता है संसदीय व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका का अस्तित्व जो होता है वो संसद का उस विश्वास के आधार पर ही निर्भर करता है। संसद उसके विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा उसे निश्चित अवधि के पूर्व पदच्युत कर सकती है, किंतु अजातनात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के अध्यक्ष का चुनाव एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है। ठीक है, उसे व्यवस्थापिका द्वारा केवल महाभियोग द्वारा ही उसकी अवधि के पूर्व हटाया जा सकता है। मतलब अगर राष्ट्रपति को अगर हटाना है तो उसको महाभियोग लगा के ही उसको हटाया जा सकता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। ठीक है, समझ में आया। अब आता है संसदीय प्रणाली में मंत्रिमंडल एक टीम की भांति होता है जिसका कैप्टन प्रधानमंत्री रहता है। ठीक है, तो संसदीय प्रणाली मंत्रिमंडल का टीम ये जो कप्तान जो रहता है या कैप्टन जिसको बोल सकते हैं वो प्रधानमंत्री रहता है, किंतु अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का प्रधान मंत्रिमंडल के सदस्य उसके अधीनस्थ कर्मचारियों की भांति रहते हैं और समानता के आधार पर उनके सहयोगी नहीं। ठीक है, ये कुछ पॉइंट था। ठीक है, चलिए दोस्तों ये रहा आपका संसदीय बनाम अध्यक्षीय शासन प्रणाली। ठीक है, और दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, अभी भी समय बचा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रहे और धन्यवाद।